नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण डीएनए के बारे में। और अभी मैंने जैसे आप लोग को बताया था कि यूपीपीसीएस का वैकेंसी आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है। उसके बारे में क्या स्ट्रेटजी होगी, सारा डिटेल में वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए। ठीक है, ये संस्थान का नंबर दिया हुआ है। कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, लिंक इसके नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं और डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। सबसे पहला है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के नियमों में परिवर्तन किया गया है। क्या परिवर्तन है ये देख लेते हैं। कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों को देखते हुए भारत सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियों में भारत की थल सीमा लैंड बॉर्डर से जुड़े जितने भी पड़ोसी देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार की अनुमति को अनिवार्य कर दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में भारत टोटल कितने देश हैं यहाँ पे? 7 देशों से, जैसे कि पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, चाइना है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार यागुन से थल सीमाएं साझा करता है। ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि भारत की कितनी सीमाएं जो हैं वो आपका थल कितने लैंड बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। तो टोटल यहाँ पे दिया है 7 देशों से। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा यह निर्णय कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक दबाव के बीच भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण अपॉर्चुनिटी टेकओवर्स को रोकने के लिए किया गया। आपको पता है कि चाइना हमेशा इसी फिराक में रहता है कि हमें किसी और कामों में उलझा के इसका बेनिफिट वो हमेशा अपने पक्ष में लेने लगता है। तो इसलिए ये सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं। यह कदम चाइना के अवसरवादी अधिग्रहण को रोकने के लिए उठाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन फॉर चाइनीज कंपनी। चाइनीज कंपनी के द्वारा क्या कितना इन्वेस्टमेंट है, कैसे क्या है। टोटल नंबर ऑफ बिजनेस कितने हैं? 66 है। नंबर ऑफ बिजनेस बात करूँ, सॉरी, एनसीआर में कितने हैं? 66 है। बेंगलोर में कितने हैं? 45 और 28 है मुंबई में। और ये बहुत मैक्सिमम सेक्टर में काम करता है। जैसे स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट की मेरे बात करूँ, ई कॉमर्स में है, फिनटेक में है, एजुकेशन में है, मीडिया एंड सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट में है, लॉजिस्टिक में है, सर्च इंजन में है। ये देख सकते हैं आप लोग। अदर डायरेक्ट जैसे ऑटो में है, ऑटो इंडस्ट्रीज में है, कंज्यूमर में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है। ये फिगर सारा देख लीजिए। ई कॉमर्स, बैंकिंग, मीडिया, हेल्थवेयर, कंस्ट्रक्शन, पावर। ठीक है, ये सारा फिगर देख लीजिएगा। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिगर देखना जरूरी भी है। इससे दिमाग का नॉलेज खुलता है आपको, तब दिमाग खुलता है, बुद्धि का विकास होता है। एचडीएफसी बैंक में चीन के केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना की हिस्सेदारी बढ़कर 1.1%। एचडीएफसी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की हिस्सेदारी जो कितनी है? 70.88% हुई। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज दिया गया आप लोग को, तक कर दी थी, जो भारत के लिए चिंता का कारण था। यद्यपि इस परिवर्तन के बाद भी अन्य विदेशी संस्थाएं या नागरिक एफडीआई के नियमों के तहत प्रतिबंधित क्षेत्रों गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में पहले की तरह निवेश कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं एफडीआई क्या है। यह एक समूह या व्यक्ति द्वारा किसी एक देश के व्यवसाय या निगम में अस्थायी हितों को स्थापित करने के इरादे से किया गया निवेश होता है। इम्पोर्टेंट है, एफडीआई के बारे में पढ़ लीजिए आप लोग। जैसे एफडीआई का अगर डेटा देखा जाए तो आप देखिए 2014-15 में 45.1% था। 2015-16 की बात करूँ, 55.6, 2016-17 में 60.2, 2017-18 में 61%, 2028-19 में 62% और 2019-20 जो अप्रैल से जून का जो डेटा है
28% राइज किया है ये, ठीक है। ये डेटा देख लीजिएगा, जहाँ इंपॉर्टेंट होता है वहाँ मैं बोल देता हूँ डेटा देख लीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ें आपको लिखित फॉर्म में मिल जाएगा, तो बस एक हिंट होता है, इसलिए मैं कह देता हूँ आप लोग को डेटा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आर्थिक विकास का एक प्रमुख वाहक और देश में आर्थिक विकास के लिए गैर ऋण वित्त का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब ये ईयर देख सकते हैं आप, अगर 2017-18 की बात किया जाए तो इक्विटी की बात किया जाए तो 25,665 है। फिगर देख लीजिएगा टोटल, ज़्यादा इसमें डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फिगर देख लीजिएगा आपको। अगला है कि कोविड-19 फ्री स्टेट कौन सा हुआ है। हाल ही में गोवा देश का पहला कोरोना वायरस मुक्त राज्य बन गया है। गोवा में 3 अप्रैल 2020 से कोविड-19 से संबंधित कोई नया केस सामने नहीं आया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। परिणामतः गोवा देश का पहला ग्रीन जोन राज्य बन गया है। गोवा जो है वो ग्रीन जोन राज्य बन गया है। कोविड-19 से निपटने के लिए भारत सरकार ने देश के जिलों को अब तक 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। पहला श्रेणी है संवेदनशील श्रेणी जिले, दूसरा है गैर संवेदनशील जिले और तीसरा है ग्रीन जोन। संवेदनशील जो जिले, जो हॉट स्पॉट डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर कोविड-19 से संबंधित पॉजिटिव मामलों की संख्या अधिक दर्ज की गई है, ठीक है, वो संवेदनशील जिलों में आएगा। गैर संवेदनशील जिले वो आएंगे नॉन हॉट स्पॉट डिस्ट्रिक्ट, जहां कोविड-19 से संबंधित पॉजिटिव मामलों की संख्या कुछ कम दर्ज की गई हैं, वो गैर संवेदनशील में आएंगे। और तीसरा है ग्रीन जोन, जहां कुछ समय से कोविड-19 से संबंधित पॉजिटिव मामलों की कोई उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है। यानी टोटल 3 कैटेगरी में भारत सरकार द्वारा डिवाइड किया गया है इसको, संवेदनशील जिले, गैर संवेदनशील जिले और ग्रीन जोन। कभी भी आपको पेपर में अगर ऐसा पूछेगा, आने वाले भविष्य में जो भी परीक्षाएं होंगी कि कितने जिलों में बांटा है, तो ये सारा डेटा उस समय काम देगा आपको कि पहला राज्य कौन सा ऐसा बना जो कोरोना से मुक्त हुआ था, तो वो गोवा ही था। किस डेट को अगर पूछ सकता है किसी भी परीक्षा में, जैसे यूपी पीसीएस है, किसी भी स्टेट के पेपर में 3 अप्रैल 2020 से कोई भी सामने मामला नहीं है। तो जितना जो डेटा दिया जाता है, सारे डेटा का भी एक अपना महत्व है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग डेटा को भी देखते रहिएगा, ठीक है। ये फिगर देखिए, जो ऑल डिस्ट्रिक्ट दिया है, हॉट स्पॉट, नॉन हॉट स्पॉट, और ये जो नॉन इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो है ग्रीन जोन। हॉट स्पॉट में कितने हैं ये देखिए, लार्ज आउटब्रेक कितने हैं, ये फिगर देख लीजिए 123। हॉट स्पॉट डिस्ट्रिक्ट विद क्लस्टर कितने हैं, 47 है। नॉन हॉट स्पॉट डिस्ट्रिक्ट में विद क्लस्टर कितने हैं, 207 है, ठीक है। ये फिगर आप देख लीजिए। गोवा के बारे में कुछ हम बात कर देता हूँ। गोवा जो है कोंकण के रूप में उल्लेखित क्षेत्र के अंतर्गत भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है गोवा। और अक्सर लोग गोवा घूमने भी जाते हैं, तो ज़रूरी भी है उस परिप्रेक्ष्य में भी याद रखने के लिए। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय, कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन विजय, याद रखिएगा, ऑपरेशन विजय के तहत गोवा, दमन और दीव द्वीपों का भारतीय संघ में विलय हो गया, जिसके बाद इन तीनों क्षेत्रों का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किया गया। तीस मई 1987 को डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये डेट 30 मई 1987, और ये डेट भी बहुत इम्पोर्टेंट है 19 दिसंबर 1961 को। ऑपरेशन विजय भी इम्पोर्टेंट है, किस ऑपरेशन के तहत, तो 30 मई 1987 को केंद्र शासित प्रदेश का विभाजन हुआ और गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 25वां राज्य कौन सा ऐसा है, ठीक है। इस राज्य की सबसे महत्वपूर्ण अगर नदियों की बात की जाए तो जुआरी और मांडवी नदी है, मांडवी नदी, ठीक है। जुआरी नदी के मुहाने पर मार्मो गोवा
अक्सर पेपर में पूछा जाता है कौन सा बंदरगाह स्थित है गोवा में? गाँव मतलब मार्मू गोवा बंदरगाह दक्षिणी एशिया में सबसे अच्छे प्राकृतिक बंदरगाह में से एक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी इस पूरे डिटेल से आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। पहला क्या मैंने बताया आपको कि गोवा जो है कोरोना मुक्त हो गया है, ये तो सारा डिटेल है आपका कोविड-19 के प्रॉस्पेक्टस से। बाकी अगर गोवा के बारे में जो मैंने आपको बताया कि कौन सी नदी के तट पर स्थित है, कब ये आज़ाद हुआ स्वतंत्रता के बाद, कब इसको भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत, ये इम्पोर्टेंट है। 30 मई 1987 का डेट जो है विभाजन हुआ और गोवा का कौन सा राज्य बना, 25वां राज्य बना, ये भी इम्पोर्टेंट है। पेपर में अक्सर आए यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, किसी भी स्टेट पेपर का आप उठा के देख लीजिएगा, अक्सर क्वेश्चन मिल जाते हैं देखने को। तो उसी के बिहाफ पे हम लोग को पूरी कोशिश होती है कि ऐसा डीएनए हम लोग ऐसे प्रेजेंट करें ताकि वो सारा स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपी, कोई भी स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी का पेपर हो, सारा कवर हो जाए उससे। ठीक है, अब अगला बात करते हैं हम अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, ठीक है, की राष्ट्रीय सूची सरकार ने जारी की। सांस्कृतिक मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची लॉन्च की गई है। अब इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। इस राष्ट्रीय सूची में 100 से अधिक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत परंपराओं और तत्वों को शामिल किया गया है। इसमें भारत की 13 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भी शामिल है। ये इम्पोर्टेंट है, 13 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भी शामिल है जिन्हें यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दिया है। सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा इस राष्ट्रीय सूची को समय के साथ अपडेट किया जाएगा। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को के वर्ष 2003 के कन्वेंशन का अनुसरण करते हुए सांस्कृतिक मंत्रालय ने इस सूची को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को प्रकट करने वाले 5 व्यापक रूप में वर्गीकृत किया है। इसको मैं रेड कर देता हूँ। पहला है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के एक वाहक के रूप में भाषा सहित मौखिक परंपराओं और अभिव्यक्ति। दूसरा है प्रदर्शन कला। तीसरा है सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान और उत्सव। चौथा है प्रकृति एवं ब्रह्मांड के विषय में ज्ञान तथा अभ्यास। और 5वां है पारंपरिक शिल्प कौशल। तो टोटली इसको 5 भागों में डिवाइड जो किया गया है, जो वर्गीकृत किया गया है, ये सारा डिटेल आप लोग को दे दिया गया है। अब बात करते हैं अमूर्त संस्कृति क्या होता है। अमूर्त संस्कृति किसी समुदाय, राष्ट्र आदि की वह निधि है जो सदियों से उस समुदाय या राष्ट्र के अवचेतन को अभिव्यक्त करते हुए निरंतर समृद्ध हो रही है। अमूर्त सूची समाज की मानसिक चेतना का प्रतिबिंब होता है जो कला, क्रिया या किसी अन्य रूप में अभिव्यक्त होती है, जैसे योगा के माध्यम से। ठीक है, योगा डे कब मनाया जाता है? कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा मुझे योगा डे कब मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को और भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। यूनेस्को की स्थापना जो है वर्ष 1945 में अस्थायी शांति बनाए रखने के रूप में मानव जाति की बौद्धिक और नैतिक एकजुटता को विकसित करने के लिए की गई थी। इम्पोर्टेंट है यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था, ठीक है, और किस उद्देश्य के लिए किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, शांति बनाए रखने के लिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस, पेरिस। फ्रांस में देख रहे हैं मामले कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं इस समय कोरोना वायरस के। भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 37 मूर्त विरासत धरोहर स्थल, टोटल 37 इंपॉर्टेंट है। ये भी यूपी पीसीएस पे कई बार पूछा है, ये आप उठा के देख लीजिएगा। 2016 का जो प्रीलिम्स हुआ था समीक्षा अधिकारी का, जो कैंसिल हो गया, उसमें पूछा हुआ है, उस समय के हिसाब से पूछा हुआ था यूनेस्को के बारे में। 29 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है, यानी टोटल कितने हो जाएंगे? 37 मूर्त विरासत धरोहर स्थल हैं और 13 जो हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं। यानी मूर्त कितने हैं? 37 और 13 कितने हैं? अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं।
ये फिगर के माध्यम से सर ने आपको बताया है कि यूनेस्को जो है यूनेस्को मेंबर स्टेट डिपेंडेंट टेरिटरी है विथ सेपरेट एनओसी। ये फिगर देख लीजिएगा आप लोग, जो इम्पोर्टेंट है मैं बोल देता हूँ कि उसको देख लीजिएगा फिगर के माध्यम से, बाकी तो जो मैं पढ़ाता हूँ वो तो आप लोग देखते ही हैं। यूनेस्को द्वारा प्राप्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में शामिल हैं जैसे वैदिक जप की परंपरा, रामलीला, रामायण की पारंपरिक दर्शन, कुटियाट्टम, संस्कृत थिएटर, रामन, गढ़वाल, हिमालय के धार्मिक त्यौहार और धार्मिक अनुष्ठान, भारत, मदियेटू, ये क्या है, अनुष्ठान थिएटर और केरल का नृत्य है, कालबेलिया, ये लोकगीत और राजस्थान का नृत्य है, छऊ नृत्य है, लद्दाख का बौद्ध जप है, हिमालय के लद्दाख क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ है, मणिपुर का संकीर्तन है, पारंपरिक गायन, नगाड़े और नृत्य है, पंजाब के ठठेरों द्वारा बनाए जाने वाले पीतल और तांबे के बर्तन हैं, यह भी हाल ही रिसेंटली हुआ है, अग्रावा योगा है, नवरोज है, कुंभ मेला है। तो टोटल जितने भी अमूर्त सूची दिए गए हैं, जो भी दिया गया है अमूर्त सूची जितने सर ने दिया है, जितना वीडियो ये जो बताया जा रहा है आपको, ये पूरा एक एक लाइन याद रख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि अक्सर पेपर में पूछते हैं और ये पूछा जाएगा। और ये जो भी रिसेंटली पीतल के बर्तन, योग है, नवरोज है, कुंभ मेला है, इसमें से यूपीएससी से भी क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो इसको आप जो मूर्त सूची कितने हैं, अमूर्त सूची कौन है, मूर्त सूची में कौन आता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यहाँ पे देखिए सांस्कृतिक मंत्रालय जो लिखा हुआ है, कितने से अधिक हैं, 100 से अधिक जो दिया हुआ है, अमूर्त सूची का डिटेल दिया हुआ है, कब बना, 2003 का कन्वेंशन देख लीजिए, ठीक है। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर के बारे में आपको बता ही दिया गया कि फ्रांस के पेरिस में है। मूर्त सूची, अमूर्त सूची, यूनेस्को स्थापना कब हुआ, तो सारा का सारा अब जितने भी डायमेंशन है सब बता दिए गए हैं सर के द्वारा, ठीक है। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण डीएनए, और हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेज भी अवेलेबल हैं। किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम का नोट्स अगर चाहिए आपको तो आप हमसे दिए गए नंबर पे हम लोग के संपर्क कर सकते हैं, हमारे ऑफिशियल नंबर पे। युक्ति आईएएस के पेन ड्राइव कोर्स भी अवेलेबल है, और अभी रिसेंट आज जो नोटिफिकेशन आया यूपीपीसीएस का, तो बहुत जल्द ही आप लोग को सूचित कर दिया जाएगा कि यूपीपीसीएस का नया बैच कब से आरंभ होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।